सभी साथियों को नमस्कार। मैं कुलदीप कुमावत स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल के स्टडी सेंटर पर। साथियों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से पढ़ने जा रहे हैं सुदामा पांडे धूमिल कृत मोचीराम कविता का मूल भाव एवं उसका सौंदर्य। जो इनकी जो कविता है मोचीराम, जो परीक्षा की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इस कविता का अपन मूल भाव जानेंगे, व्याख्या करेंगे, इसका सौंदर्य जानने का प्रयास इस वीडियो के माध्यम से किया जाएगा। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि ये जो कविता है नेट के पाठ्यक्रम में समाहित की गई है। नेट का जो पाठ्यक्रम अपना चल रहा था उसमें अपनी कहानियाँ पूरी हो चुकी है, नाटक पूरे हो चुके हैं। इसके अलावा आचार्य रामचंद्र शुक्ल के कथन हो चुके हैं और आदिकाल भी हो चुका है आज। और काव्य की अपन चर्चा करें तो काव्य में बिहारी जो है वह बिहारी पूरा हो चुका है। प्लेलिस्ट में जाकर के आप उन्हें देख सकते हैं। और काव्य की अगली कड़ी में आज सुदामा पांडे धूमिल को आज अपन पढ़ने जा रहे हैं और इनकी जो कविता जो पाठ्यक्रम में जुड़ी हुई है मोचीराम, इसका अध्ययन करेंगे। यह कविता स्नातक के पाठ्यक्रम में भी जुड़ी हुई है, स्नातकोत्तर में भी है और नेट के पाठ्यक्रम में भी है। बहुत महत्वपूर्ण है। देखते हैं। और एक महत्वपूर्ण बात कि सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। चलते हैं, ज़्यादा समय न लेते हुए वीडियो अंत तक जरूर देखें। एक एक पंक्ति को ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि प्रत्येक पंक्ति में जो भाव निकलते हैं बहुत गहनता के साथ, जो वास्तविक स्थिति है, जो यथार्थवाद है, उसकी सशक्त अभिव्यंजना इस कविता में की गई है। सबसे पहले इनके परिचय की बात करें तो सुदामा पांडे धूमिल, इनका जन्म 9 नवंबर 1936 और मृत्यु 10 फरवरी 1975 में होती है। हिंदी कविता में इतनी बुलंद, इतनी निर्भीक, इतनी खनकदार आवाज़ कोई दूसरी नहीं। आज़ादी के सपनों के मोह भंग की पीड़ा और आक्रोश की जैसी जीवंत, खरी और टटकी अभिव्यक्ति उन्होंने की, वैसी किसी ने नहीं। वे पहले ऐसे कवि हैं जो आत्महीनता के खिलाफ कविता के द्वारा जरूरी हस्तक्षेप करते हैं। कि जो भारत जब स्वतंत्र हुआ था तो जो अपेक्षाएं थी जनता को, वह जब अपेक्षाएं पूर्ण नहीं होती है और जो मध्यम वर्ग या आम वर्ग है, दलित वर्ग है, पीड़ित वर्ग है, उनकी जो स्थिति है उस स्थिति को उन्होंने कविता के माध्यम से, काव्य के माध्यम से मुखरित किया। मोचीराम 1972 में प्रकाशित संसद से सड़क तक जो काव्य संग्रह है इनका, उसमें संग्रहित है। इसके भीतर एक सजग समाजवेता बैठा है जो महसूस करता है कि जीने के पीछे एक सार्थक उद्देश्य है, वह तर्क तो होना ही चाहिए। सुदामा पांडे धूमिल हिंदी की समकालीन कविता के कवि हैं। उनकी कविताओं में आज़ादी के सपनों की, मोह भंग की पीड़ा और आक्रोश को सबसे सशक्त अभिव्यक्ति मिलती है। ये मैंने पहले बता दिया कि आज़ादी के पश्चात जो सामान्य व्यक्ति था, वह सामान्य व्यक्ति क्या क्या अपेक्षाएं रखता था, वह अपेक्षाएं जब पूर्ण नहीं हुई तो जो आक्रोश की जो भावना थी वह कविता के माध्यम से धूमिल के काव्य में दिखाई देती है। धूमिल के 3 काव्य संग्रह प्रकाशित है। संसद से सड़क तक महत्वपूर्ण है। कल सुनना मुझे, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। कल सुनना मुझे। इसके अलावा सुदामा पांडे का प्रजातंत्र 1983। मरणोपरांत 1979 में कल सुनना मुझे काव्य संग्रह के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये महत्वपूर्ण ध्यान रखना। अब चलते हैं अपन इनकी बहुत ही शानदार कविता मोचीराम की तरफ। रापी से उठी हुई आंखों ने मुझे क्षण भर टटोला और फिर जैसे पतियाए हुए स्वर में वह हंसते हुए बोला, बाबूजी, सच सच कहूँ, मेरी निगाह में न कोई छोटा है न कोई बड़ा है। मेरे लिए हर आदमी एक जोड़ी जूता है जो मेरे सामने मरम्मत के लिए खड़ा है। प्रारंभिक पंक्तियों में बहुत ही सरल भाषा में सशक्त अभिव्यंजना कवि के द्वारा की गई है। मोचीराम जो जूता बनाने में मशगूल है, रापी जो जिससे जूता बनाया जाता है, वह कवि को एक क्षण भर के लिए आंख उठाकर टटोलता है और पतियाए हुए अर्थात विश्वास भरे हुए स्वर में कहता है, क्या कहता है, वह हंसते हुए बोला अर्थात मुस्कुराते हुए विश्वास भरे हुए स्वर में कहता है, बाबूजी। बाबूजी कौन? कवि।
कि सच कहूँ मेरी निगाह में अर्थात मेरी दृष्टि में न कोई व्यक्ति छोटा है और न ही कोई व्यक्ति बड़ा। मेरे लिए तो हर आदमी एक जोड़ी जूता है, अर्थात मैं प्रत्येक व्यक्ति की पहचान उसके जोड़ी जूते को देखकर ही करता हूँ और वह व्यक्ति मेरे सामने सिर्फ और सिर्फ अपने जूतों की जोड़ी के मरम्मत के लिए ही खड़ा है। चाहे वह अमीर है, चाहे वह गरीब है, चाहे वह पीड़ित है, चाहे वह दलित है, किसी भी तरह का व्यक्ति है, वह मेरे सामने मरम्मत के लिए ही खड़ा है। इस तरह मेरे लिए हर आदमी एक जोड़ी जूता है। आगे देखते हैं। और असल बात तो यह है कि वह चाहे जो है, जैसा है, जहाँ कहीं है, आजकल कोई आदमी जूते की नाप से बाहर नहीं है। फिर भी मुझे ख्याल है रहता है कि पेशेवर हाथों और फटे जूतों के बीच कहीं ना कहीं एक आदमी है जिस पर टाँके पड़ते हैं, जो जूते से झांकती हुई अंगुली की चोट छाती पर हथौड़े की तरह सहता है। इन पंक्तियों में जो आदमी की जो पीड़ा है, संवेदना है, उसके जो दुख है, उन दुखों की पहचान जो मोचीराम है, जो जूता बनाने वाला है, वह उस जोड़ी जूते को देखकर ही कर लेता है। क्या कह रहा है कि असल बात तो यह है कि वह चाहे जो हो, जैसा है, जहाँ कहीं है, मतलब जो मरम्मत करने के लिए जो व्यक्ति खड़ा है, चाहे वह कैसा भी है, जहाँ जैसा है, जहाँ कहीं है, वह आदमी जूते की नाप से बाहर नहीं है, अर्थात अपनी हैसियत से बाहर नहीं है। अर्थात चाहे मतलब यह कह सकते हैं, सामान्य जन में कह सकते हैं कि वह व्यक्ति किसी भी तरह से अपना जीवन यापन करे, लेकिन वह अपनी हैसियत में रहकर ही, अगर महंगाई अधिक है, अगर उसका जीवन प्रभावित हो रहा है, तो वह अपनी नाप में रहकर ही अपना जीवन यापन करेगा। फिर भी मुझे ख्याल है रहता है कि पेशेवर हाथों और फटे जूतों के बीच कहीं ना कहीं एक आदमी है। कि पेशेवर हाथों अर्थात पेशेवर हाथ किसकी तरफ इशारा किया जा रहा है, जो ये निम्न वर्ग का काम करते हैं या जो अपना गृहस्थी चलाते हैं, वह पेशेवर हाथों, चाहे वह सुनार हो सकता है, चाहे वह मोचीराम हो सकता है, चाहे वह लुहार हो सकता है। और फटे जूतों के बीच कौन, पेशेवर हाथों और फटे जूतों के बीच कहीं ना कहीं एक आदमी है। कौन सा आदमी है? जिसका शोषण हो रहा है, दलित व्यक्ति है, जिसकी अपनी कुछ निजी संवेदनाएं हैं, जिस पर टाँके पड़ते हैं, जो जूते से झांकती हुई अंगुली की चोट छाती पर हथौड़ी की तरह सहता है। अर्थात दोनों व्यक्तियों के मध्य संतुलन आवश्यक है। कौन कौन? एक पेशेवर व्यक्ति है और फटे हुए व्यक्ति के बीच, फटे जूतों के बीच, एक तो फटे जूतों के बीच अर्थात संवेदनाओं के बीच, और पेशेवर हाथों के बीच, पेशेवर हाथ मतलब जो अपना कार्य करने वाला है, उन दोनों व्यक्तियों के बीच में संतुलन इस तरह होना चाहिए कि आम आदमी पर सभी का प्रभाव दिखाई दे। अर्थात मोचीराम यह पता लगा लेता है उन जूतों को देखकर कि उसकी जो आर्थिक जो पीड़ा है, वह आर्थिक पीड़ा बहुत ही दुष्कर है। उसकी आर्थिक पीड़ा की चोट जिस तरह उस पेशेवर व्यक्ति पर लगती है, उसी तरह मोचीराम के हृदय में भी लगती है, क्योंकि वह उसके दुख को पहचान लेता है कि चोट छाती पर हथौड़ी की तरह सहता है, और उसकी जो दुख की जो चोट है, वह हथौड़ी की तरह उसके हृदय पर लगती है। आगे देखते हैं। यहाँ तरह तरह के जूते आते हैं और आदमी की अलग अलग नवेयत बतलाते हैं। सबकी अपनी अपनी शक्ल है, अपनी अपनी एक शैली है। मसलन एक जूता है। जूता क्या है? चकतियों की थैली है। इसे एक आदमी पहचानता है जिसे चेचक ने चुग लिया है। उस पर उम्मीद को तरह देती हुई हंसी है, जैसे टेलीफोन के खंभे पर कोई पतंग फंसी है और खड़खड़ा रही है। इन पंक्तियों में एक कवि अपने सरल शब्दों में सशक्त अभिव्यंजना कर रहा है, और जो साधारण व्यक्ति है, पीड़ित व्यक्ति है, दयनीय व्यक्ति है, उसकी आर्थिक स्थिति को यहाँ पर बताने का प्रयास कवि के द्वारा किया जा रहा है। ध्यान रखना, यहाँ आर्थिक जो स्थिति है
उस आर्थिक स्थिति को यहाँ पर मद्देनज़र रखा गया है कि यहाँ तरह तरह के जूते आते हैं। अर्थात मेरी जो मुलाकात है वह कई तरह के लोगों से होती है, चाहे अमीर है चाहे गरीब, और आदमी की अलग अलग नवेयत मतलब जो आर्थिक हालत जो उनकी कि और आदमी की अलग अलग हालत वह उनके जूते ही बतला देते हैं। सबकी अपनी अपनी शक्ल है, सबकी अपनी अपनी शैली है, कि सबकी अलग अलग शक्ल है, अपनी अपनी शैली है। मसलन फिर भी एक जूता है। जूता क्या है? चकतियों की थैली है। कि जूता क्या है? एक व्यक्ति का जूता मैंने देखा कि वह चकतियों की थैली है। चकतियों मतलब जो दाग की थैली है, कि उसके जूते हैं वह खूब सारे दाग या खूब सारे वह फटे पुराना जूता है। इसे एक आदमी पहनता है, उसे जो पहनता है जिसे चेचक ने चुग लिया है, अर्थात जिस आदमी पर चेचक के दाग हो जाते हैं उसी तरह उस जूते पर भी कई तरह के क्या हो गए हैं? निशान हो गए हैं। चेचक के दाग वाला व्यक्ति आता है और उसी तरह से उसके जूते पर भी चेचक की तरह दाग हो गए हैं। इस पर उम्मीद को तरह देती हुई हंसी है, और उसे उम्मीद का आशा किससे लिया जा रहा है? कि उम्मीद व आशा की झलक उसे है कि उसका सही समय आएगा, और उसी को वह आधार बनाकर वह क्या करता है? हंसता है। जैसे टेलीफोन के खंबे पर, और जैसे टेलीफोन के खंबे पर कोई पतंग फंसी है और खड़खड़ा रही है कि वह पतंग इस तरह से फंस गई है, ना तो वह उड़ पाती है, ना ही वह जो डोर थामे हुए हैं उस व्यक्ति के हाथ में जा पाती है। उसी तरह उस चेचक के दाग का जो व्यक्ति है वह व्यक्ति भी एक दिखावी साधारण हंसी हंसता है और अपना जीवन यापन कर रहा है। उसी हंसी में उसकी जो पीड़ा है, संवेदनाएं हैं, उसकी जो विवशता है वह स्पष्ट दिखाई दे रही है। इस प्रकार इसमें जो आर्थिक विषमता है, उन आर्थिक विषमता को इसके अंदर इन पंक्तियों में स्पष्ट किया गया है। आगे देखते हैं। बाबूजी, इस पर पैसा क्यों फूंकते हो? मैं कहना चाहता हूँ, मगर मेरी आवाज़ लड़खड़ा रही है। मैं महसूस करता हूँ भीतर से एक आवाज़ आती है। कैसे आदमी हो? अपनी जाति पर थूकते हो? आप यकीन करें, उस समय मैं चकतियों की जगह आंखें टाँकता हूँ और पैसे में पड़े हुए आदमी को बड़ी मुश्किल से निभाता हूँ। वह व्यक्ति उसकी आर्थिक स्थिति को देखकर, कौन? मोचीराम, उससे जूते टाँके लगवाने के लिए आता है, उस व्यक्ति की आर्थिक विषमता से इतना प्रभावित होता है कि उन पुराने जूतों को देखकर वह क्या कह देता है? देखो क्या कहता है कि इस पर पैसा क्यों फूंकते हो? कि यह जूता जो फट गया है, इस पर पैसा खराब करने से क्या औचित्य है? क्योंकि उसे पता है कि वह नई जोड़ी नहीं खरीद सकता। इस पर पैसा क्यों फूंकते हो? मैं कहना चाहता हूँ, मैं बताना चाहता हूँ कि तुम इस पर पैसे लगाने से कोई फ़ायदा नहीं है, मैं ये कहना चाहता हूँ। लेकिन मैं इतना विवश हूँ कि मेरी जो आवाज़ है वह लड़खड़ा रही है। मैं उसके सामने अपने विचारों को अभिव्यक्त नहीं कर पाता। मैं महसूस करता हूँ, और मैं हृदय में महसूस करता हूँ भीतर से कि एक आवाज़ आती है। कैसे आदमी हो? अपनी जाति पर थूकते हो, अर्थात जो अपना जो कार्य है उसी कार्य के विरुद्ध तुम बोलते हो। आप यकीन करें, उस समय मैं चकतियों की जगह आंखें ताकता हूँ। मैं उस समय उस आदमी की आंखें देखता हूँ, और आंखों में उसकी जो स्थिति है, उसकी जो आंख में जो दीनहीन स्थिति है, आर्थिक हालात है, उन हालातों को भली भांति देख रहा हूँ। जूतों को देखो तो लगा जैसे मैं अपनी आंख टाँक रहा हूँ, और जो मोचीराम है उसका काम करना क्या हो जाता है? कठिन हो जाता है। और पैसे में पड़े हुए, अर्थात जो व्यवसाय करने वाले व्यक्ति हैं, उस आदमी को बड़ी मुश्किल से निभाता हूँ। जो व्यवसाय करने वाला है या साधारण व्यक्ति है, उस आदमी को बहुत ही मुश्किल से मैं क्या करता हूँ? निभाता हूँ, अर्थात उसका कार्य करता हूँ। आगे देखते हैं। एक जूता और है जिससे पैर को नाग कर एक आदमी निकलता है। शेर को न वह अक्लमंद है, न वह वक्त का पाबंद है। उसकी आंखों में लालच है, हाथों में घड़ी है, उसे जाना कहीं नहीं है, मगर चेहरे पर बड़ी हड़बड़ी है। वह कोई बनिया है या बिसाती है, मगर रोब ऐसा कि हिटलर का नाती है। इसे बांधो, उसे काटो, हियाँ ठोको,
वहाँ पीटो, घिसा दो, ऐसा चमकाओ, जूते को ऐना बनाओ। एक जूता है, जूता और है, जिससे पैर को अर्थात दूसरा व्यक्ति जूते पहनकर आता है, उस व्यक्ति को देखकर मेरे मन में क्या विचार आता है। वह कहता है, नाकर एक आदमी निकलता है। नाकर मतलब घमंड। घमंड जूतों से पैर के रूप में बाहर निकलता है। वह क्या कर रहा है कि एक आदमी ऐसा है जिसका घमंड जूतों से जूत पैर के रूप में बाहर निकलता है। किस लिए? शेर करने के लिए। न वह व्यक्ति अक्लमंद है, न वह वक्त का पाबंद है। उसकी आंखों में लालच है, अर्थात वह कैसे प्रवृत्ति का है? स्वार्थी है, लालची है। हाथों में घड़ी है, उसे जाना कहीं नहीं है, हाथों में घड़ी भी है, अर्थात समय की उसे कोई कदर नहीं है, मतलबी इंसान है। घड़ी होने के बावजूद भी वह वक्त का पाबंद नहीं है, मगर चेहरे पर बड़ी हड़बड़ी है, बेचैन है, और वह कोई बनिया है, और वह उसके चेहरे को देखकर ऐसा प्रतीत लगता है या तो कोई वह बनिया है या बिसाती है, अर्थात कोई दुकानदार है। और मगर रोब ऐसा, और उसका रोब कैसा है कि जैसा कोई हिटलर हो। इसे बांधो, और वह उसे, जो मोचीराम है, उसे क्या इशारे करता है? इसे बांधो, उसे काटो या ठोको। मतलब जूते को, मतलब उसे काम करने से ज्यादा उसे क्या कर रहा है? रोब झाड़ रहा है। घिसा दो, ऐसा चमकाओ, और जूते को ऐना बनाओ, अर्थात कांच की तरह उसे इस तरह बना दो कि उसमें चेहरा दिखने लगे, आईने की तरह बना दो, अर्थात रोब झाड़ता है। इसमें काव्य भाषा की सशक्तता का प्रमाण इन पंक्तियों में दिखाई देता है कि इनकी जो कविता है वह कितनी सशक्त है। आगे देखते हैं। ऑफ, बड़ी गर्मी है, रुमाल से हवा करता है, मौसम के नाम पर बिसूरता है, सड़क पर आतियों जातियों को वानर की तरह घूमता है। गरज यह है कि घंटे भर खटवाता है, मगर नामा देते वक्त साफ नट जाता है। शरीफों को लूटते हो, वह गुर्राता है और कुछ सिक्के फेंक कर आगे बढ़ जाता है। अचानक चिहूक कर सड़क से उछलता है और पटरी पर चढ़ जाता है। चोट जब पैसे पर पड़ती है तो कहीं ना कहीं एक चोर कील दबी रह जाती है, जो मौका पाकर उभरती है और अंगुली में गड़ती है। वह बनिया या जो स्वार्थ का जो प्रतीक है, या दुकान चलाने वाला जो व्यक्ति है, वह मौसम को भी ताना मारता है, और वहाँ खड़े खड़े क्या करता है? बड़ी गर्मी है, और धीरे वह क्या करता है? फिर रुमाल से हवा करने लगता है, मौसम के नाम पर बिसूरता है, बेचैन हो जाता है, बड़बड़ाता है, व्यर्थ ही बड़बड़ाता है। और जो आती हो जाती है, अर्थात जो आने जाने वाले हैं, उन आने जाने वाले स्त्री पुरुषों पर भी वह वानर की तरह घूरता है। कितना स्वार्थी है, दिखावा कर रहा है, छल कर रहा है, किसके साथ? उस पीड़ित व्यक्ति के साथ, उस दलित व्यक्ति के साथ। गरज यह है कि घंटे भर खटवाता है, और गरज अर्थात वो काम निकलवाता है घंटे भर तक, उससे कई तरह के, उस जूते में जो कई तरह के काम करवाता है कि ऐसे करो, इस तरह चमकाओ, मगर नामा देते वक्त, नामा मतलब धन देते वक्त, पैसे देते वक्त, या मजदूरी देने के नाम पर वह साफ साफ नट जाता है, मना कर देता है और गलत बोलता है। क्या बोलता है? शरीफों को लूटते हो, अर्थात कि पैसे देते वक्त क्या बोलता है कि तुम शरीफों को लूटते हो। वह गुर्राता है, गुस्सा करता है, और कुछ सिक्के फेंक कर, अर्थात भीख देने की तरह कुछ सिक्के फेंक कर आगे बढ़ जाता है, और अचानक चिंक कर सड़क से उछलता है, अर्थात उसे उल जलूल बातें करते हुए वह श्रम का मूल्य न देकर वह सड़क से उछलता है और पटरी पर चला जाता है, अर्थात उससे दूर चला जाता है। और चोट जब पैसे पर पड़ती है और दलित व्यक्ति के व्यवसाय पर जब चोट पड़ती है, तो कहीं ना कहीं एक चोर कील, अर्थात कील चोर की तरह उस जूते में दबी रह जाती है, जो मौका पाकर उस स्वार्थी व्यक्ति के अंगुली में चुभ जाती है। कि मजदूर के लिए उसके उद्योग पर चोट पड़ती है तो दर्द मजदूर को होता है, चोर कील जूते में रह जाती है जो उस व्यक्ति को काटती है, अर्थात ईमानदार व्यक्ति के साथ धोखा होने पर उसका फल कहीं ना कहीं अवश्य मिलता है। आगे देखते हैं। मगर इसका मतलब यह नहीं है कि मुझे कोई गलतफहमी है। मुझे हर वक्त यह ख्याल रहता है कि जूते और पैसे के बीच कहीं ना कहीं एक अदद आदमी है जिस पर टाँके पड़ते हैं, जो जूते से झांकती हुई अंगुली की चोट छाती पर हथौड़े की तरह सहता है। और बाबूजी, असल बात तो यह है कि जिंदा रहने के पीछे अगर सही तर्क नहीं है तो राम नामी बेचकर या रंडियों की दलाली करके रोजी कमाने में कोई फर्क नहीं है। और यही वह जगह है
जहां हर आदमी अपने पैसे से छूटकर भीड़ का टमकता हुआ हिस्सा बन जाता है। बहुत शानदार, कितनी गहन मार्मिक अभिव्यक्ति इन पंक्तियों में की गई है कि इसका मतलब यह नहीं कि मुझे कोई गलतफहमी है कि वह जब व्यक्ति चला जाता है, धोखा देकर चला जाता है, स्वार्थी व्यक्ति चला जाता है, तो इसका मतलब यह नहीं कि मुझे कोई गलतफहमी है। मुझे हर वक्त यह ख्याल रहता है कि जूते और पैसे के बीच, कि जूते और व्यवसाय के बीच कहीं ना कहीं एक अदद आदमी है, एक सामान्य आदमी है, मतलब एक जिसके प्रतिष्ठावान निष्ठावान व्यक्ति है, अर्थात वह उस अदद आदमी के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करता है, जिस पर टाँके पड़ते हैं, जो जूते से झांकती हुई अंगुली की चोट छाती पर हथौड़े की तरह सहता है, अर्थात जिस पर टाँके पड़ते हैं, जूते व छाती दोनों पर चोट सहन करता है। अंगुली की चोट छाती पर हथौड़े की तरह सहन करता है, कि जिस प्रकार वह जूते में गांठ देता है या जूते को बनाता है, वैसी ही चोट अपनी छाती पर सहन करता है जब उसके साथ कोई विश्वासघात करता है। और बाबूजी, असल बात तो यह है कि जिंदा रहने के पीछे क्या 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 कहता है कि व्यवहारिक बात करता है, आदर्शवादी बात करता है कि जिंदा रहने के लिए कोई निश्चित या जिंदा रहने के लिए कोई ऐसे नियम होने चाहिए या कोई काम करने के पीछे निश्चित नियम होने चाहिए जिससे वह उसका गुजारा कर सके। क्या कह रहा है कि असल बात तो यह है, जिंदा रहने के पीछे अगर सही तर्क नहीं है, अगर ईमानदारी से कार्य नहीं किया जाता, तो चाहे कैसा भी कार्य कर लो, तो वह राम नाम ही बेचकर था, राम नाम बेचकर रंडियों की दलाली करना एक जैसा ही है और रोजी कमाने में कोई फर्क नहीं है। अर्थात ईमानदारी रखनी चाहिए, और ईमानदारी अगर नहीं रखता तो चाहे राम नाम ले लो और चाहे वह गलत कार्य कर लो, एक ही बात है। और यही वह जगह है जहां हर आदमी अपने पैसे से छूटकर भीड़ का टमकता हुआ हिस्सा बन जाता है। क्या कहा जा रहा है कि सही काम के लिए सही पैसे का चुनाव व्यक्ति को करना चाहिए, और अगर अपने पैसे में वह विश्वासघात करता है, ईमानदारी से कार्य नहीं करता, तो वह व्यक्ति एक भीड़ का हिस्सा बन जाता है। आगे देखते हैं। सभी लोगों की तरह भाषा उसे काटती है, मौसम सताता है, अब आप इस बसंत को ही लो, यह दिन को तांत की तरह तानता है, पेड़ों पर लाल लाल पत्तों के हजारे सुख तले धूप में सींचने के लिए लटकाता है। सच कहता हूँ, उस समय रापी की मूठ को हाथ में संभालना मुश्किल हो जाता है। आँख कहीं जाती है, हाथ कहीं जाता है, मन किसी झुंझलाए हुए बच्चे सा काम पर आने से बार बार इनकार करता है। लगता है कि चमड़े की शराफत के पीछे कोई जंगल है जो आदमी पर पेड़ से वार करता है। क्या कहा जा रहा है कि सभी लोगों की तरह भाषा भी उसे काटती है, मतलब समय की भाषा भी उसे सताती रहती है। मौसम सताता है, मौसम भी कि उसके प्रतिकूल नहीं होता। मौसम पर व्यंग्य किया जा रहा है कि मौसम भी एक सामान्य व्यक्ति, दलित व्यक्ति के प्रतिकूल नहीं होता। चाहे अब बसंत की ही बात कर लो, यह दिन को तांत की तरह तानता है, कि दिन में तो बहुत अत्यधिक गर्म रहता है, गर्म बन जाता है, और पेड़ों पर लाल लाल पत्तों के हजारे सुख तले धूप में सींचने के लिए लटकाता है। क्या कहा जा रहा है कि दिन में पेड़ों पर लाल लाल पत्ते आते हैं और हजारों सूख तले अर्थात धूप में वे पत्ते क्या हो जाते हैं, सूखकर नीचे गिर जाते हैं, और सींचने के लिए लटकाता था तो वह सूखकर नीचे गिर जाते हैं। सच कहता हूँ, उस समय रापी की मूठ को हाथ में संभालना, अर्थात उस औजार को, रापी मतलब जो जूते बनाने का औजार है, उसको हाथ में संभालना बहुत कठिन हो जाता है। आँख कहीं जाती है, हाथ कहीं जाता है, आँख कहीं जाती है, हाथ कहीं जाता है। मन किसी झुंझलाए हुए बच्चे सा काम पर आने से बार बार इनकार करता है। बच्चे की तरह काम करने पर वह विवश हो जाता है, और लगता है कि चमड़े की शराफत के पीछे कोई जंगल है जो आदमी पर पेड़ से वार करता है। कि जब इस तरह वह उसकी जो गहन जो वेदना है उसको इसमें व्यक्त किया गया है कि बसंत ऋतु में आराम करने की बजाय उसे काम करना ही पड़ता है। आगे देखते हैं।
और यह चौंकाने की नहीं सोचने की बात है, मगर जो जिंदगी को किताब से नापता है, जो असलियत और अनुभव के बीच खून के किसी कमजात मौके पर कायर है, वह बड़ी आसानी से कह सकता है कि यार तू मोची नहीं शायर है। असल में वह दिलचस्प गलतफहमी का शिकार है, जो वह सोचता है कि पैसा एक जाति है और भाषा पर आदमी का नहीं किसी जाति का अधिकार है, जबकि असलियत है यह कि आग सबको जलाती है, सच्चाई सबसे होकर गुजरती है। क्या कहा जा रहा है? और चौंकाने वाली चौंकने की नहीं, और यह चौंकने की नहीं, चौंकने की बात नहीं, ये सोचने की बात है कि मगर जो जिंदगी की किताब से नापता है कि हम तो जिंदगी हमारी तो तुली नपी नपी तुली है, हमें तो अपना जीवन यापन करना है और असलियत और अनुभव के बीच खून के किसी कमजात मौके पर कायर हैं। हम कहीं ना कहीं एक कमजात मौके पर कायर की तरह रहते हैं और बड़ी आसानी से कह सकता है, और कोई भी व्यक्ति कायर बनकर कि आसानी से कह सकता है कि तू मोची नहीं शायर, अर्थात हमें शायर भी कह दिया जाता है। असल में वह दिलचस्प एक गलत फहमी का ही शिकार होता है, जो वह सोचता है कि पैसा एक जाति है, हमारा व्यवसाय एक जाति है और भाषा पर आदमी का नहीं किसी जाति का अधिकार है, और भाषा जो होती है वह किसी उस पर आदमी का नहीं किसी जाति का अधिकार होता है। इस तरह आगे देखते हैं। कुछ है जिन्हें शब्द मिल चुके हैं, कुछ है जो अक्षरों के आगे अंधे हैं, वे हर अन्याय को चुपचाप सहते हैं और पेट की आग से डरते हैं, जबकि मैं जानता हूं कि इनकार से भरी हुई एक चीख और एक समझदार चुप, दोनों का मतलब एक है। भविष्य गढ़ने में चुप और चीख अपनी अपनी जगह एक ही किस्म में अपना अपना फर्ज अदा करते हैं। क्या है? कुछ है जिन्हें शब्द मिल चुके हैं, कुछ सच बोलते हैं और कुछ अनुचित या स्वार्थी व्यक्ति होते हैं, कुछ है जो अक्षरों के आगे अंधे हैं, अर्थात कुछ अक्षरों के आगे अर्थात गलत व्यवहार करते हैं, अनुचित बोलते हैं, वे हर अन्याय को चुपचाप सहते हैं। कुछ व्यक्ति अन्याय को चुपचाप सहते हैं अपने व्यवसाय के कारण और पेट की आग से डरते हैं। इसलिए डरते हैं कि उन्हें अपने पेट का जीवन यापन करना है, अपना पेट भरना है, जबकि मैं जानता हूं इनकार से भरी हुई एक चीख, इनकार से अर्थात भविष्य निर्माण का कार्य कर अपने कार्य का निर्धारण करना ही समझदारी है, और दोनों का एक ही मतलब है कि भविष्य गढ़ने के लिए चुप रहना चाहिए और चीख को संतुलन बनाए रखना चाहिए। अपनी अपनी जगह एक ही किस्म में अपना अपना फर्ज अदा करते हैं। इस तरह से बहुत ही शानदार कविता। धन्यवाद।